हेलो हेलो सभी जनों को। तो अब हम आ गए हमारे आखिरी पड़ाव में, हमारे अध्याय 1 के, और ये खत्म करने पर हमारा पूरा का पूरा अध्याय 1 खत्म हो जाएगा और हम इसका कहानी बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो हमने क्या पढ़ा था? उपचयन अभिक्रिया क्या है? जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, या फिर जब हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, या फिर जब ऑक्सीजन हट जाते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। और इसका बिल्कुल विपरीत होता है हमारा अपचयन। और अपचयन में क्या होता है भाई? अपचयन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, या फिर हाइड्रोजन घट जाता है, या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, या फिर ऑक्सीजन का योग हो जाता है। तो अब उपचयन और अपचयन एक बार रिवाइज हो गया। तो अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में आखिर इन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले है हमारा संक्षारण। तो संक्षारण क्या है? हम देखते हैं कि हमारे जो लोहे की चीजें होती हैं वो कुछ वक्त बाद में एक भूरा सा या फिर थोड़ा हल्का सा काला सा रंग देने लगती है, और एक परत चढ़ जाती है उस लोहे पे। उस परत चढ़ने की प्रक्रिया को हम संक्षारण होना कहते हैं, और जो लोहा है वो संक्षारित हो जाता है। क्यों होता है देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। मतलब जब भी लोहा या फिर कोई भी हमारा धातु या तो अम्ल या फिर आर्द्रता नमी के आसपास कहीं होती है, तब क्या होता है? इसका संक्षारण होने लग जाता है, उस पे जंग लगने लग जाता है, उस पे एक बदलाव होता है, और उस पे एक अलग रंग की परत चढ़ने लग जाती है इस धातु पे। तो उस परत चढ़ने की प्रक्रिया को हम संक्षारण होना कहते हैं। ठीक है, और जो धातु है वो संक्षारित हो जाता है। अब देखते हैं इस प्रक्रिया के उदाहरण। पहला उदाहरण तो है चांदी के ऊपर काली परत। चांदी जो है हमारे किस रंग की होती है? हमारी चांदी तो हमारा बिल्कुल सिल्वर रंग की होती है ना। उसपे क्या होता है? उसपे कभी कभी काली परत चढ़ जाती है। और ये काली परत क्यों चढ़ती है? क्योंकि चांदी जो है वो या तो नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आई है और उसका संक्षारण हो रहा है, इसलिए चांदी जो है वो काली परत देता है। तो पहला तो हो गया हमारा चांदी, और चांदी कौन सी परत देता है? चांदी देता है काली परत। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है तांबा, और तांबे के ऊपर किस रंग की परत जमती है? तांबे के ऊपर जमती है एक हरी रंग की परत। ठीक है, और ये भी क्यों होता है? जब तांबा अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो भी एक हरे रंग का परत देता है। और वो क्यों होता है? वो होता है संक्षारण के वजह से। ठीक है, और आखिरी जो उदाहरण है वो कौन सा है? हमारा लोहा। ठीक है, लोहा कौन से रंग? लोहा ऐसा एक भूरा काला सा रंग देने लगता है ना, तो वो चढ़ा लेता है अपने ऊपर एक भूरा काला परत। ठीक है, अब इसका जो हमारा समीकरण है वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन O2, बिल्कुल ऑक्सीजन, लोहा और पानी। तो लोहा आ गया अब हमारे नमी में, आर्द्रता में आ गया। तो अब हम क्या देखेंगे कि लोहा जो है वो संक्षारित हो जाता है, और संक्षारित होने के बाद में वो जंग बनाने लग जाता है। और ये जंग है, यहाँ पे नीचे एक नुक्ता आएगा, जंग नहीं, हम जंग नहीं लड़ने जा रहे हैं, जंग है। और जंग को हम लिखते हैं Fe2O3.H2O। तो अभी क्या हुआ? लोहा जो है वो पानी के संपर्क में, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर Fe2O3.H2O बनाया, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। आप कभी कभी देखेंगे आपके कुछ बुक्स में Fe2O3.XH2O भी लिखा होता है, तो आप Fe2O3.XH2O भी लिख सकते हैं, Fe2O3.H2O भी लिख सकते हैं। और ये .H2O क्या है? ये है हमारा क्रिस्टलीकरण का पानी, क्रिस्टलीकरण का पानी। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं पता तो हमारे आगे के वीडियोस में भी इस बारे में बात करिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो Fe2O3.XH2O क्या हो गया? हमारा जंग। और जंग कैसे बनता है? संक्षारण से। संक्षारण कैसे होता है? धातु के आसपास जब कोई अम्ल या आर्द्रता होती है और उससे संपर्क होता है तो वो संक्षारण करता है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला तो हमको समझ में आ गया भाई, हमारे दैनिक जीवन में संक्षारण होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है विकृत गंधिता। ठीक है, जब तेल या वसा या फिर फैट्स, ठीक है, जब तेल या वसा वाले पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या फिर ऑक्सीकृत को हम और क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का योग हो जाता है। ठीक है, तो तेल और वसा वाले पदार्थ जो है वो हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और विकृत गंध
विकृत गंध देने लगते हैं या विकृत गंधित हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध, स्वाद और रंग बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता के रूप में जाना जाता है। तो विकृत गंधिता क्या है? तेल और वसा वाले पदार्थ जो हैं वो हवा के संपर्क में आते हैं और हवा के संपर्क में आते ही वो ऑक्सीजन से योग कर लेते हैं। ऑक्सीजन से योग करने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और विकृत गंध हो जाते हैं। तो विकृत गंध होने से क्या होता है? उनकी गंध, उनका स्वाद और रंग सब बदलने लग जाता है और ये जो विकृत गंध होने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, समझ में आए? तो बहुत ही ज्यादा सरल था। वसा युक्त खाद्य पदार्थ, हम आगे देखते हैं। वसा युक्त खाद्य पदार्थों में अक्सर ऑक्सीकरण रोधी या फिर ऑक्सीकरण होने से रोकने वाली चीजें, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण रोधी, ऑक्सीकरण को रोकने वाला, विरोध करने वाला। तो ऑक्सीकरण रोधी या फिर एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग संरक्षण के रूप में किया जाता है। मतलब खाद्य पदार्थ जो है उनको ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए ऑक्सीकरण रोधी या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स को हम क्या करते हैं? संरक्षण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। संक्षारण नहीं, संक्षारण तो जंग लगना होता है, ये है संरक्षण या फिर प्रोटेक्शन। ठीक है, संरक्षण के रूप में किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ के विकृत गंधिता को रोकने के लिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में देरी हो सके। तो अभी आगे ऊपर से एक बार देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। तेल और वसा जब हवा के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होकर वो विकृत गंधिता की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, अब इस विकृत गंधिता की प्रक्रिया को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण को रोकना पड़ेगा। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीकरण रोधी या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो क्या करते हैं? वो हमारे विकृत गंधिता को रोकने के लिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ही देरी कर देते हैं, ऊपर से ही स्टार्टिंग से ही वो रोक देते हैं। तो इसीलिए वो क्या होता है? विकृत गंधिता रुक जाती है या फिर देरी से होती है। ठीक है, तैलीय खाद्य पदार्थ आमतौर पर नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किए जाते हैं। नाइट्रोजन खाद्य पदार्थ को और अधिक ऑक्सीकरण होने से रोकता है और अपने विशिष्ट गुण के कारण आसपास को निष्क्रिय बना देता है। तो हमने देखा था ऑक्सीकरण रोधी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम तैलीय खाद्य पदार्थ में क्या लेते हैं? हम तैलीय खाद्य पदार्थ में आमतौर पर नाइट्रोजन गैस लेते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी चिप्स के पैकेट लेते हैं तो उसमें हमेशा हम मजाक उड़ाते हैं ना, कितनी हवा है, कितनी हवा है। तो वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है और वो नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता को रोकने के लिए होती है, ताकि वो जो चिप्स का पैकेट है वो ज्यादा वक्त तक चल पाए, ताकि वो जो चिप्स है वो ऑक्सीकृत ना हो जाए। ठीक है, उसकी गंध और स्वाद और रंग बदल ना जाए, उसके लिए नाइट्रोजन गैस के साथ में उसको पैक किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या करता है? वो अधिक ऑक्सीकरण होने से रोकता है और उसका एक और विशिष्ट गुण है, उसके वजह से वो आसपास की चीजों को निष्क्रिय बना देता है। मतलब आसपास भी और कोई अभिक्रिया होने नहीं देता है, जिससे कि वो खाद्य पदार्थ खाने लायक ना रहे। ठीक है, तो अगर कोई और क्रिया हो गई, कोई और अभिक्रिया हो गई तो कोई नई चीज बन जाएगी, नई चीज बनेगी तो जरूरी नहीं कि हम वो खा पाए। तो इसलिए उसको भी रोकने के लिए हम नाइट्रोजन गैस लाते हैं जो कि आसपास को निष्क्रिय बना देती है। तो जो खाद्य पदार्थ है वो वैसे का वैसा काफी दिन तक रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? दो दैनिक चीजें, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न 1, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इन्होंने क्या बोला है? लोहे की कील है ना, Fe, उसको हमने किस में डाला है? कॉपर सल्फेट में डाला है। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है ना, ये तो अधिक क्रियाशील है, बिल्कुल अधिक क्रियाशील है किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले। तो वो क्या करेगा? वो कॉपर को बोलेगा भैया आप तो चले जाओ, मैं जुड़ जाता हूँ SO4 के साथ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। तो Fe जो है वो CuSO4 के साथ में जगह बदल लेगा, है ना। इसके बारे में हमने पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया। ये होगा एक विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है। तो ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा FeSO4 प्लस कॉपर, और CuSO4 का रंग होता है नीला। ठीक है, अब CuSO4 तो बदल गया और FeSO4 का रंग होता है हरा।
तो विस्थापन अभिक्रिया होने के वजह से जो विलयन है उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया। लोहे की कील को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया, मतलब लोहे को हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो लोहा ज्यादा क्रियाशील है ना। Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले। तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, वो बोलेगा आप हट जाओ यहाँ से, और Fe जुड़ जाएगा SO4 के साथ में, और FeSO4 जो है वो होता है हरे रंग का। समझ में आ गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये याद होगा। मैं लिख देती हूँ कौन सी अभिक्रिया है। ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया तो निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कीजिए। तो पहले ही हम लिख लेते हैं उपचयन और अपचयन क्या है, ताकि हम बार बार इसको रिवाइज कर पाए और बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब उपचयन तो है भैया हमारा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर ऑक्सीजन का घटना। और अपचयन क्या है, बिल्कुल विपरीत, वो है इलेक्ट्रॉन का कम होना, हाइड्रोजन का कम होना और ऑक्सीजन का जुड़ना। ये है अपचयन। ठीक है, तो देखते हैं उपचयित और अपचयित पदार्थ कौन से हैं। Na और O2 मिलाकर देते हैं Na2O। ठीक है, तो यहाँ पे Na जो है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब Na जो है वो हो गया है अपचयित। तो पहले का अपचयित होगा Na। ठीक है, और उपचयित क्या होगा, उपचयित होगा ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खोया है, और इलेक्ट्रॉन जब कोई चीज खोता है तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, उपचयन। तो ये हो जाएगा उपचयित। तो किस चीज का अपचयन हुआ है वो हो जाता है अपचयित। तो Na का अपचयन हुआ है तो Na हो गया अपचयित पदार्थ, और उपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का। तो उपचयित पदार्थ कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। दूसरा देखते हैं अब, CuO और H2 मिलकर हमको क्या देते हैं, Cu और H2O। तो हमने ये पढ़ा था कॉपर जो है वो काला हो जाता है जब गर्म होता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक विपरीत अभिक्रिया करता है और फिर से हमको कॉपर दे देता है, उसके साथ में हमको देता है पानी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है उससे तो ऑक्सीजन छीन लिया, तो मतलब कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हुआ है। देखिए, ऑक्सीजन का चला जाना उपचयन में आता है, तो मतलब जिसका उपचयन होता है वो उपचयित होता है। अब हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ में भैया ऑक्सीजन जुड़ चुका है, और जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका अपचयन होता है। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन के साथ में अपचयन हुआ। तो अपचयित कौन सा होगा, अपचयित वो होगा जिसके साथ में अपचयन हुआ है। ठीक है, अपचयन किसके साथ में हुआ है, हाइड्रोजन के साथ में। तो अपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, उपचयित क्या होगा, उपचयित वो होगा जिसका उपचयन हुआ है। किससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है, कॉपर ऑक्साइड से। तो CuO हो जाएगा हमारा उपचयित पदार्थ। ठीक है, अगर आपको बस ये टेबल याद रखनी है, ये टेबल अगर आपको याद है तो आप कोई भी प्रश्न ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, किससे ऑक्सीजन लिया गया और किसको ऑक्सीजन दिया गया, किससे इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन खोए गए और किसके इलेक्ट्रॉन पाए गए। तो ऊपर पहला जो है वो Na से ऑक्सीजन, Na को ऑक्सीजन दिया गया और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया गया, तो इसका हो गया अपचयन और इसका हो गया उपचयन। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है उससे हमने ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया, तो ऑक्सीजन लेने को हम बोलते हैं उपचयन और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देने को हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सरल था। और यहाँ पे हमारा अध्याय 1 बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आप पूरा का पूरा अध्याय फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, इससे पहले कि आपके दिमाग से ये सब कुछ निकल जाए, और पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।